लीजिए सुनिए सादत हसन मंटो की लिखी कहानी गोली, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। शफकत दोपहर को दफ्तर से आया तो घर में मेहमान आए हुए थे। औरतें थीं जो बड़े कमरे में बैठी थीं। शफकत की बीवी आयशा उनकी मेहमान नवाजी में मसरूफ थी। जब शफकत सहन में दाखिल हुआ तो उसकी बीवी बाहर निकली और कहने लगी, अजीज साहब की बीवी और उनकी लड़कियां आई हैं। शफकत ने हैट उतारकर माथे का पसीना पोंछा। कौन अजीज साहब? आयशा ने आवाज दबाकर जवाब दिया, हाय, आपके अब्बाजी के दोस्त। ओह, अजीज चचा? हाँ वही। शफकत ने जरा हैरत से कहा, मगर वो तो अफ्रीका में थे। आयशा ने मुंह पर उंगली रखी, जरा आहिस्ता बात कीजिए, आप तो चिल्लाना शुरू कर देते हैं। वो अफ्रीका ही में थे, लेकिन जो अफ्रीका में हो क्या वापस नहीं आ सकता? लो, अब तुम लगी मीन मेख निकाल ले। आप तो लड़ने लगे। आयशा ने एक नजर अंदर कमरे में डाली। अजीज साहब अफ्रीका में हैं, लेकिन उनकी बीवी अपनी लड़की की शादी करने आई है। कोई अच्छा वर ढूंढ रही हैं। अंदर से अजीज की बीवी की आवाज आई, आयशा, तुमने रोक क्यों लिया शफकत को? आने दो। आओ शफकत बेटा, आओ, तुम्हें देखे इतनी मुद्दत हो गई है। आया चची जान। शफकत ने हैट स्टैंड की खूंटी पर रखा और अंदर कमरे में दाखिल हुआ। आदाब अर्ज चची जान। अजीज की बीवी ने उठकर उसको दुआएं थी। सर पर हाथ फेरा और बैठ गई। शफकत बैठने लगा तो उसने देखा कि सामने सोफे पर दो गोरी गोरी लड़कियां बैठी हैं। एक छोटी थी, दूसरी बड़ी। दोनों की शक्ल आपस में मिलती थी। अजीज साहब बड़े वजीह आदमी थे। उनकी ये वजाहत उन लड़कियों में बड़े दिलकश तौर पर तकसीम हुई थी। आंखें मां की थी, नीली, बाल भूरे और काफी लंबे। दोनों की दो चोटियां थीं। छोटी का चेहरा बड़ी के मुकाबले में ज्यादा निखरा हुआ था। बड़ी का चेहरा जरूरत से ज्यादा संजीदा था। उनकी मां उनसे मुखातिब हुई, बेटा सलाम करो भाई को। छोटी ने उठकर शफकत को आदाब अर्ज किया। बड़ी ने बैठे बैठे जरा झुककर कहा, तस्लीमात। शफकत ने मुनासिब मौजू जवाब दिया। उसके बाद अजीज साहब और अफ्रीका के मुतल्लिक बातों का लामतनाही सिलसिला शुरू हो गया। नैरोबी, टंगानेका, दारुस्सलाम, करातेना, युगांडा, इन सब की बातें हुईं। कहाँ का मौसम अच्छा है, कहाँ का खराब है, फल कहाँ अच्छे होते हैं। फलों का जिक्र छेड़ा तो छोटी ने कहा, यहाँ हिंदुस्तान में तो निहायत ही जलील फल मिलते हैं। जी नहीं, बड़े अच्छे फल मिलते हैं, बशर्ते कि मौसम हो। शफकत ने अपने हिंदुस्तान की आबरू बचानी चाहिए। गलत है। छोटी ने नाक चढ़ाई। अम्मी जान, ये जो कल आपने मार्केट से माल्टे लिए थे, क्या वहां की मचंगों का मुकाबला कर सकते हैं? लड़कियों की मां बोली, शफकत बेटा ये सही कहती है, यहां के माल्टे वहां के मचंगों का मुकाबला नहीं कर सकते। आयशा ने छोटी से पूछा, तलत, ये मचंगा क्या होता है? नाम तो बड़ा अजीबोगरीब है। तलत मुस्कुराई, आपा एक फल है, माल्टे और मीठे की तरह। इतना लजीज होता है कि मैं बयान नहीं कर सकती। और रस, एक निचोड़िए, ये गिलास जो तिपाई पर पड़ा है लबालब भर जाए। शफकत ने गिलास की तरफ देखा और अंदाजा लगाने की कोशिश की कि वो फल कितना बड़ा होगा। एक मचंगी से इतना बड़ा गिलास भर जाता है? तलत ने बड़े फक्रिया अंदाज में जवाब दिया, जी हां। शफकत ने यह सुनकर कहा, तो फल यकीनन बहुत बड़ा होगा। तलत ने सिर हिलाया, जी नहीं, बड़ा होता है ना छोटा, बस आपके यहाँ के बड़े माल्टे के बराबर होता है। यही तो उसकी खूबी है कि रस ही रस होता है उसमें। और अम्मी जान वहां का अनन्नास, बड़ी रोटी के बराबर उसकी एक काश होती है। देर तक अनन्नास की बातें होती रहीं। तलत बहुत बातूनी थी। अफ्रीका से उसको इशक था। वहां की हर चीज उसको पसंद थी। बड़ी, जिसका नाम निकहत था, बिल्कुल खामोश बैठी थी। उसने गुफ्तगू में हिस्सा न लिया। शफकत को जब महसूस हुआ कि वो खामोश बैठी रही है तो वो उससे मुखातिब हुआ, आपको गालिबन इन बातों से कोई दिलचस्पी नहीं? निकहत ने अपने होंठ खोले, जी नहीं, सुनती रही हूं बड़ी दिलचस्पी से। शफकत ने कहा, लेकिन आप बोली नहीं। अजीज की बीवी ने जवाब दिया, शफकत बेटा, इसकी तबीयत ही ऐसी है। शफकत ने जरा बेतकल्लुफी से कहा, चची जान, इस उम्र में लड़कियों को खामोशी पसंद नहीं होना चाहिए। ये भी कोई बात है कि मुंह में घुनघुनियां डाले बैठे रहो?
फिर वो निकहत से मुखातिब हुआ, जनाब आपको बोलना पड़ेगा। निकहत के होठों पर एक शर्मीली मुस्कुराहट पैदा हुई। बोल तो रही हूं भाईजान। शफकत मुस्कुराया, तस्वीरों से दिलचस्पी है आपको? निकहत ने निगाहें नीची करके जवाब दिया, जी है। तो उठिए, मैं आपको अपना एल्बम दिखाऊं, दूसरे कमरे में है। ये कहकर शफकत उठा। चलिए। आयशा ने शफकत का हाथ दबाया। पलटकर उसने अपनी बीवी की तरफ सवालिया नजरों से देखा। उसने आंखों ही आंखों में कोई इशारा किया जिसे शफकत न समझ सका। वो मुतहय्यर था कि खुदा मालूम क्या बात थी कि उसकी बीवी ने उसका हाथ दबाया और इशारा भी किया। वो सोच ही रहा था कि तलत खट से उठी। चलिए भाईजान, मुझे दूसरों के एल्बम देखने का शौक है, मेरे पास भी एक कलेक्शन है। शफकत तलत के साथ दूसरे कमरे में चला गया। निकहत खामोश बैठी रही। शफकत तलत को तस्वीरें दिखाता रहा। हस्बे आदत तलत बोलती रही। शफकत का दिमाग किसी और तरफ था। वो निकहत के मुतल्लिक सोच रहा था कि वो इस कदर खामोश क्यों है, तस्वीरें देखने उसके साथ क्यों न आई। जब उसने उसको चलने के लिए कहा तो आयशा ने उसका हाथ क्यों दबाया? इस इशारे का क्या मतलब था जो उसने आंखों के जरिए किया था? तस्वीरें खत्म हो गईं। तलत ने एल्बम उठाया और शफकत से कहा, बाजी को दिखाती हूं, उनको बहुत शौक है तस्वीरें जमा करने का। शफकत पूछने ही वाला था कि अगर उनको शौक है तो वो उनके साथ क्यों ना आई, मगर तलत एल्बम उठाकर कमरे से निकल गई। शफकत बड़े कमरे में दाखिल हुआ तो निकहत बड़ी दिलचस्पी से एल्बम की तस्वीरें देख रही थी। हर तस्वीर उसको मसर्रत पहुंचाती थी। आयशा लड़कियों की मां से बातें करने में मशगूल देख रही थी। शफकत कनखियों से देखता रहा। उसका चेहरा जो पहले जरूरत से ज्यादा संजीदगी की धुंध में लिपटा था, अब बशाश था। ऐसा लगता था कि तस्वीरें जो आर्ट का बेहतरीन नमूना थी उसको राहत बख्श रही थी। उसकी आंखों में अब चमक थी, लेकिन जब एक घोड़े और सेहतमंद औरत की तस्वीर आई तो ये चमक मांद पड़ गई। एक हल्की सी आह उसके सीने में लर्जी और वहीं दब गई। तस्वीरें खत्म हुई तो निकहत ने शफकत की तरफ देखा और बड़े प्यारे अंदाज में कहा, भाईजान शुक्रिया। शफकत ने एल्बम निकाहत के हाथ से ले लिया और मेंटल पीस पर रख दिया। उसके दिमाग में खुद बुध हो रही थी। उसको ऐसा लगता था कि कोई बहुत बड़ा इसरार इस लड़की की जिंदगी के साथ वाबस्ता है। उसने सोचा, शायद कोई नामुकम्मल रूमान हो या कोई नफ्सियाती हादिसा। चाय आई तो शफकत निकहत से मुखातिब हुआ, उठिए चाय बनाइए, ये प्रिविलेज लेडीज का है। निकहत खामोश रही, लेकिन तलत फुदक कर उठी, भाईजान मैं बनाती हूं। निकहत का चेहरा फिर धुंध में मलफूफ हो गया। शफकत का तजस्सुस बढ़ता गया। एक बार जब उसने गैर इरादी तौर पर निकहत को घूर के देखा तो वो सिटपिटासी गई। शफकत को दिल ही दिल में इस बात का अफसोस हुआ कि उसने क्यों ऐसी नाजेबा हरकत की। चाय पर इधर उधर की बेशुमार बातें हुईं। तलत ने इनमें सबसे ज्यादा हिस्सा लिया। टेनिस का जिक्र आया तो उसने शफकत को बड़े फक्रिया अंदाज में, जो शेखी की हद तक जा पहुंचा था, बताया कि वो नैरोबी में नंबर 1 टेनिस प्लेयर थी और 15-20 कप जीत चुकी थी। निकहत बिल्कुल खामोश रही। उसकी खामोशी बड़ी उदास थी। साफ आया था कि उसको इस बात का एहसास है कि वो खामोश है। एक बात जो शफकत ने खास तौर पर नोट की, ये थी कि अजीज की बीवी की ममता का रुख ज्यादातर निकहत की तरफ था। उसने खुद उठकर बड़े प्यार मोहब्बत से उसको क्रीम रोल दिए, मुंह पोंछने के लिए अपना रूमाल दिया। उससे कोई बात करती थी तो इसमें प्यार भी होता था। ऐसा लगता था कि वो बातों के जरिए से भी उसके सर पर मोहब्बत भरा हाथ फेर रही है या उसको चुमकार रही है। रुखसत का वक्त आया तो अजीज की बीवी उठी, बुर्का उठाया, आयशा से गले मिली, शफकत को दुआएं दी और निकहत के पास जाकर आंखों में आंसू ला देने वाले प्यार से कहा, चलो बेटा चले। तलत फुदक कर उठी। अजीज की बीवी ने निकहत का एक बाजू थामा, दूसरा बाजू तलत ने पकड़ा। उसको उठाया गया। शफकत ने देखा कि उसका निचला धड़ बिल्कुल बेजान है। एक लहजे के लिए शफकत का दिलो दिमाग साकित हो गया। जब वो संभला तो उसे अपने अंदर एक टीस सी उठती महसूस हुई। लड़खड़ाती हुई टांगों पर माँ और बहन का सहारा लिए निकहत गैर यकीनी कदम उठा रही थी। उसने माथे के करीब हाथ ले जाकर शफकत और आयशा को आदाब अर्ज किया। कितना प्यारा अंदाज था, मगर उसके हाथ ने शफकत के दिल पर जैसे घूंसा मारा। सारा इसरार उस पर वाज़ेह हो गया था। सबसे पहला ख्याल उसके दिमाग में ये आया,
कुदरत क्यों इतनी बेरहम है। ऐसी प्यारी लड़की और उसके साथ इस कदर जालिमाना बहीमाना सलूक। उस मासूम का आखिर गुनाह क्या था जिसकी सजा इतनी कड़ी दी गई। सब चले गए। आयशा उनको बाहर तक छोड़ने गई। शफकत एक फलसफी बनकर सोचता रह गया। इतने में शफकत के दोस्त आ गए और वो भी अपनी बीवी से निकाहत के बारे में कोई बात न कर सका। अपने दोस्तों के साथ ताश खेलने में ऐसा मशगूल हुआ कि निकाहत और उसके रोग को भूल गया। जब रात हो गई और आयशा ने उसे नौकर के जरिए से खाने पर बुलवाया तो उसे अफसोस हुआ कि उसने महज एक खेल की खातिर निकाहत को फरामोश कर दिया। चुनांचे उसका जिक्र उसने आयशा से भी किया, लेकिन उसने कहा, आप खाना खाइए, मुफस्सल बातें फिर हो जाएंगी। मियाँ बीवी दोनों इकट्ठे सोते थे। जब से उनकी शादी हुई थी वो कभी रात को एक दूसरे से जुदा नहीं हुए थे और उनकी शादी को करीब करीब 6 बरस हो गए थे, मगर इस दौरान में कोई बच्चा न हुआ था। डॉक्टरों का ये कहना था कि आयशा में कुछ कसूर है जो सिर्फ ऑपरेशन से दूर हो सकता है, मगर वो इससे बहुत खाइफ थी। मियाँ बीवी बहुत प्यार मोहब्बत की जिंदगी गुजार रहे थे। उनके दरमियान कोई रंजिश नहीं थी। रात को वे इकट्ठे लेटते। हस्बे मामूल जब एक दूसरे के साथ लेटे तो शफकत को निकाहत याद आई। उसने एक आह भरकर अपनी बीवी से पूछा, आयशा, निकाहत बेचारी को क्या रोग है? आयशा ने भी आह भरी और बड़े अफसोसनाक लहजे में कहा, 3 बरस की नन्ही मुन्नी बच्ची थी कि तपे मुहर्का हुआ, निचला धड़ मफलूज हो गया। शफकत के दिल में निकाहत के लिए हमदर्दी का बेपनाह जज्बा पैदा हुआ। उसने अपनी बीवी की पीठ को अपने सीने के साथ लगा लिया और कहा, आयशा, खुदा क्यों इतना जालिम है? आयशा ने कोई जवाब न दिया। शफकत को दिन के वाकयात याद आने लगे। जब मैंने उससे कहा था कि चलो मैं तुम्हें एल्बम दिखाता हूं, तो तुमने मेरा हाथ इसीलिए दबाया था कि... हाँ और क्या, आप तो बार बार... खुदा की कसम मुझे मालूम न था। उसको इसका बहुत एहसास है कि वो अपाहिज है। तुमने ये कहा है तो मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मेरे सीने में किसी ने तीर मारा है। जब वो आई तो खुदा की कसम मुझे बहुत दुख हुआ। बेचारी को पेशाब करना था। माँ और छोटी बहन साथ गई। इजारबंद खोला, फिर बंद किया। कितनी खूबसूरत है। बैठी हो तो खुदा की कसम बिल्कुल पता नहीं चलता कि फालिज ज़दा है। बड़ी ज़हीन लड़की है। अच्छा, माँ कहती थी कि उसने कहा था कि अम्मी जान मैं शादी नहीं करूंगी, कुंवारी रहूंगी। शफकत थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया। उसके बाद उसने इंतहाई दुख महसूस करते हुए कहा, तो उसको इस बात का एहसास है कि उससे शादी करने के लिए कोई रजामंद नहीं होगा। आयशा ने शफकत की छाती के बालों में उंगलियों से कंघी करते हुए कहा, शफकत साहब, कौन शादी करेगा एक अपाहिज से? नहीं नहीं, ऐसा न कहो आयशा। इतनी बड़ी कुर्बानी कौन कर सकता है शफकत साहब? तुम ठीक कहती हो। खूबसूरत है, अच्छे खाते पीते माँ बाप की लड़की है, सब ठीक है, मगर... मैं समझता हूं, लेकिन मर्दों के दिल में रहम कहाँ? शफकत ने करवट बदली। ऐसा न कहो आयशा। आयशा ने भी करवट बदली। दोनों रूबरू हो गए। मैं सब जानती हूं। कोई ऐसा मर्द ढूंढिए जो उस बेचारी से शादी करने पर आमादा हो। मुझे मालूम नहीं, लेकिन बड़ी बहन है। गरीब को कितना बड़ा दुख है कि उसकी छोटी बहन की शादी की बातचीत हो रही है। सही कहती हो तुम। आयशा ने एक लंबी आह भरी। क्या बेचारी इसी तरह सारी उम्र कुढ़ती रहेगी? नहीं, ये कहकर शफकत उठकर बैठ गया। आयशा ने पूछा, क्या मतलब? तुम्हें उससे हमदर्दी है? क्यों नहीं? खुदा की कसम खाकर कहो। हाय, ये भी कोई कसम खिलवाने की बात है? हर इंसान को उससे हमदर्दी होनी चाहिए। शफकत ने चंद लम्हात खामोश रहने के बाद कहा, तो मैंने एक बात सोची है। आयशा ने खुश होकर कहा, क्या? मुझे हमेशा इस बात का एहसास रहा है कि तुम बहुत बुलंद ख्याल की औरत हो। आज तुमने मेरे इस ख्याल को साबित कर दिया है। खुदा मेरे इस इरादे को इस्तकामत बख्शे। मैंने इरादा कर लिया है कि मैं निकाहत से शादी कर लूंगा। सारा सवाब तुम्हें मिलेगा। थोड़ी देर खामोशी रही, फिर एकदम जैसे गोला सा फटा। शफकत साहब, मैं गोली मार दूंगी उसे अगर आपने उससे शादी की। शफकत ने ऐसा महसूस किया कि उसे जबरदस्त गोली लगी है और वो मरकर अपनी बीवी की आगोश में दफन हो गया है। अभी आप सुन रहे थे
सादत हसन मंटो की लिखी कहानी गोली, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।